सो वी स्टार्ट विद द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट टाइम बंद करते करते मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। देयर आर टू वेज इन विच द रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड। वन इज न्यूरल कंट्रोल, अनदर इज केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल से आपको क्या समझ आता है? कौन सा ऐसा केमिकल है जो कंट्रोल कर रहा होगा इसको? सिट इन द फ्रंट, डोंट गो ऑल द वे बैक, मेक स्पेस एंड सिट। बेटा एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तुम्हारा गैस ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है उसका कोई काम। अरे वो बेसिकली ऊपर रह गया पार्ट जो तुम बोलना चाह रहे हो ना, समझ में आया मुझे अब क्यों बोल रहे हो। वो न्यूरल का ही पार्ट है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जो तुम बोल रहे हो ना। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक पार्ट है। तुमने जो बोला सिम्पैथेटिक, उसने जो बोला पैरासिम्पैथेटिक। दैट इज न्यूरल कंट्रोल, ऑटोनॉमिक। पिछली बार बात करी थी ना अपन ने कि एक तो होता है कि आप सांस रोक के मर नहीं सकते, तो दैट इज वॉलंटरी कंट्रोल। जहां तक रोक पाओगे वहां तक कहाँ रहेगा? वॉलंटरी कंट्रोल में। और जस्ट आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम ऑटोनॉमिक। वैसे नॉर्मली ऑटोनॉमिक ही रहता है, अपने को रेस्पिरेशन करते वक्त सोचना नहीं पड़ता कि हाँ अभी करना है, अभी बंद करना है, अभी ज्यादा करना है, अभी कम करना है। तो वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में है, बट स्टिल वी कैन वॉलंटरीली कंट्रोल इट ऑल्सो। हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं, डीप ब्रेथ ले सकते हैं वॉलंटरीली अपनी मर्जी के हिसाब से, तो दैट इज नॉन एज वॉलंटरी कंट्रोल। बट इन होल सिनेरियो देखें तो ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल में ही रहता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इस तरह से। नाउ वी कम टू द केमिकल कंट्रोल। व्हाट आर केमिकल कंट्रोल? व्हाट इज द केमिकल विच इज कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन? कीमो रिसेप्टर क्या है, सेंट्रल पेरिफेरल क्या है फिर? तो कीमो रिसेप्टर है टू लोकेशंस, वन इज सेंट्रल, अनदर इज पेरिफेरल। तो सेंट्रल में ये बेसिकली सेंटर की बात हो रही तो ब्रेन के अंदर लोकेटेड होगा, विच इज मोस्टली इन द ओके it is related to CSF. हाँ, cerebro spinal fluid which is known as CSF, जो ब्लड बेसिकली इज इक्वलेंट टू द ब्लड फॉर द ब्रेन। ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ब्रेन से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन इज कंडक्टेड बाय CSF विच इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो कहां पे आपको लगता है कि जाएगा? तो फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर बेसिकली अपना कीमो रिसेप्टर का जो सेंट्रल पोर्शन है वो रहता है, वहां से सेंसेशन मिलते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल है, हाँ, कैरोटिड आर्टरी, वेरी गुड। तो कीमो रिसेप्टर्स आर कैरोटिड। तो कीमो रिसेप्टर किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? यस, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2, जिसमें से CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा सेंसिटिव है। तो अपन जब सांस रोक के बैठते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल में है, वॉलंटरी कंट्रोल कर रहे हैं, सांस रोक ली है। अब सांस रोकने के बाद में CO2 बिल्डअप होना शुरू होगा, और जब CO2 बिल्डअप इतना हो जाएगा कि वो कीमो रिसेप्टर्स को एक साथ आपके वॉलंटरी कंट्रोल से ज्यादा एक्टिवली स्टिमुलेट कर पाएगा, तो इट विल ओवरटेक द कंट्रोल एंड respiration will start again. So whenever there is a rise in CO2 concentration, respiration is stimulated. So respiration is mostly stimulated by concentration of CO2, and respiratory centers are more receptive, more responding to the CO2 concentration. तो केमिकल कंट्रोल में क्या आ गया आपके? CO2 आ गया, ठीक है, concentration of CO2 and to some extent oxygen concentration also, but largely it is related to CO2 concentration. ऊपर आ गया न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में दो पार्ट आ गए हमारे, एक तो आ गया ऑटोनॉमिक पार्ट विच इज यू नो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, देन द अदर पार्ट विच इज नोन एज वॉलंटरी कंट्रोल। तो वहां पे हमारे CNS बेसिकली जो हमारी मसल्स को रेगुलेट करते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल उसके थ्रू हम लोग डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा के, डायफ्राम से करा के
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हैं, एसेसरी मसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के वी कैन टेक डीप ब्रेथ एंड वी कैन एक्सेल फोर्सफुली, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है वो मेडुला के अंदर है बेसिकली। वी हैव रेस्पिरेटरी सेंटर्स, वी हैव सर्टेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जैसे कि आपने बोला पोन्स एंड मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है। तो वहां पे इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट न्यूक्लियसेस एंड डिफरेंट एरियाज। तो इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपिन्यूस्टिक सेंटर, देयर आर टू सेंटर्स, वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अनदर इज एपिन्यूस्टिक सेंटर। तो ये है पोन्स के अंदर। व्हाट इज इन मेडुला? यस, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो रिदम होती है वो किस टाइप की होती है इसमें? यहीं पे खड़े होके मैंने आपको एग्जांपल बताया था इन्हीं सीढ़ियों का। प्लीज यार इतना मत भूलो यार, तुम लोग पढ़ा करो कुछ जाके, ठंडन गोपाल बन जाओगे एग्जाम वाले दिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो रैंप सिग्नल्स हैं। क्या है रैंप सिग्नल्स? दिस इज स्टेट, जब आप फ्लैट उस पे से आते हो जिसपे व्हील चेयर चल सकती है, उसको रैंप बोलते हैं। रैंप स्टेडीली सीधा सीधा ऊपर जाता है, सीढ़ी तो फिर भी ऊपर ऊपर स्टेप के हिसाब से है। इट इज स्मूथ, so our respiration is smooth because our signals which are the signals which are produced by the DRG or VRG are in the ramp style। रैंप सिग्नल्स होने के कारण से रेस्पिरेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इट इज नॉट जर्की, इस तरह की नहीं होती है। एकदम सांस नहीं लेते हम और एकदम से छोड़ते नहीं है। अगर एक ही पॉइंट पे सिग्नल स्टिमुलेट होता तो आपकी सांस एकदम से ही ऊपर चढ़ती और एकदम से निकलती, बट इट राइजेस स्लोली। सो दैट्स व्हाई दीज सिग्नल्स आर रैम सिग्नल्स। एंड द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज पेस मेकर। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी कोई नहीं? बताया नहीं था क्या लास्ट टाइम? मैंने बताया था। बॉर्जिंगर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, these are type of nucleuses, modified nucleuses which act as a pacemaker for the respiratory system। जैसे अपना ऐसे नोड है, आपको सबको पता है कंडक्शन पाथवे हार्ट का। सो वी हैव ऐसे नोड इन द हार्ट which starts the rhythm of the heart, और द हार्ट रेट स्टार्ट करता है जहां से कॉन्ट्रैक्शन की रिदम जनरेट करता है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है। दीज आर द complex nucleus which starts the rhythm for the respiration, similarly as SA node is doing for the heart। तो उसका नाम है प्री बॉर्जिंगर्स कॉम्प्लेक्स। देन वी हैव DRG एंड VRG, ठीक है, बोथ हैव डिफरेंट रोल्स। Then we have two centers, one is epinestic, another is pneumotaxic center। So parameters to be regulated: genesis of normal respiratory rhythm and control of rate and depth of the breathing। तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई हमें कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन करना है, तो हम लोग एक तो रिदम जनरेट होनी चाहिए रेगुलरली, जिसके कारण से रेस्पिरेशन चलता रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन विच वी आर एग्जिस्टिंग, उसके हिसाब से रेट एंड द डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विल चेंज। तो उसको भी एडजस्ट करना आना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू नीड मोर ऑक्सीजन, तो रेट विल चेंज, डेप्थ विल ऑल्सो चेंज। So neural regulation में we have medullary respiratory center, dorsal respiratory group of nucleus and ventral group of nucleus responsible for generating basic respiratory rhythm। और इसमें स्पेसिफिक जाए, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो प्री बॉर्जिंगर्स कॉम्प्लेक्स, और अगर वाइवा में पूछा जाता है कि विच आर द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस विच आर स्पेसिफिकली असाइंड फॉर द रिदम जनरेशन, देन इट इज प्री बॉर्जिंगर्स कॉम्प्लेक्स विच इज लोकेटेड समवेयर इन DRG। So
So DRG is located in medulla oblongata. इनकी लोकेशन कहाँ पे है? इट इज समवेयर अराउंड एंटियस एंड एडजेसेंट टू रेटिकुलर फॉर्मेशन इन मेडुला इटसेल्फ एंड मेनली कंटेन्स आई न्यूरॉन। अब यहाँ पे दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, ये थोड़ा समझ लो एक बार पहले, फिर आगे देखना और लिखना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, वन इज आई न्यूरॉन, अनदर इज ई न्यूरॉन। सो आई न्यूरॉन इज नोन एज इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एंड ई न्यूरॉन इज नोन एज एक्सपिरेटरी न्यूरॉन। Generally, during the tidal volume respiration, we don't need E neuron because हम इंस्पिरेशन करेंगे डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से and then we relax, we stop the inspiration and the diaphragm will relax and expiration will take passively. कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, प्रेशर चेंजेस के कारण से ऑटोमेटिकली एक्सपिरेशन विल टेक प्लेस। सो देयर आर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बटन्स आर देयर। आई न्यूरॉन को आपको स्विच ऑन करना है तो इंस्पिरेशन हो जाएगा, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, एक्सपिरेशन हो जाएगा ड्यूरिंग टाइडल रेस्पिरेशन। व्हेनेवर यू नीड एक्स्ट्रा एयर, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स ऑफ respiration, accessory muscles of respiration, at that time you have to switch on E neuron, which is mostly located in ventral part of ventral group of neurons. So उस टाइम पे फिर हम I और E दोनों का यूज करेंगे और द बाकी पार्ट में हम लोग सिर्फ यूज करेंगे आई न्यूरॉन का स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। सो इट इज आई से डिनोट कर रहा है इंस्पिरेटरी, याद रखना इजी है, and also called as central inspiratory activity neuron or RA neuron. ये किसको इनर्वेट करता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दिस पार्ट अल्फा न्यूरॉन है, पता किसी को? So this is a kind of interneuron, ये समझ लो। There is लोअर एक्टिविटी होती है स्पाइनल लेवल पे, हायर एक्टिविटी एट द ब्रेन लेवल, ठीक है। मेडुला से सिग्नल आ रहा है नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है कुछ उसके खुद के सिग्नल्स के थ्रू, उसका खुद का एक सर्किट है जिसके अंदर एक्टिविटी चल रही है, उसका एक एफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट सिग्नल लेके आता है, इफरेंट उसको बाहर लेके जाता है। तो उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए जब हम ऊपर से न्यूरॉन भेजते हैं तो वो जो न्यूरॉन है वो अल्फा मोटर एक्टिविटी कराता है, अल्फा मोटर पे स्टिमुलेट करता है। देन दैट अल्फा मोटर विल टेक द सिग्नल्स टू द कंसर्निंग मसल्स, जैसे कि यहाँ पे है हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ इंटरन्यूरॉन थिंग वी विल स्टडी इन व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द मसल स्पिंडल एंड अदर थिंग्स इन सीएनएस एक्चुअली। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रख लो, इट्स ए न्यूरॉन विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन टुवर्ड्स द मसल्स। मसल हो सकती है कोई भी, यहां पे मसल है इंस्पिरेटरी मसल। ओके, इज इट क्लियर? तो जहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे एक सर्किट है ऑलरेडी, उस सर्किट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सीएनएस से आने वाली कोई भी ऊपर से जो चीज आ रही है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, एंड इट विल इन्फ्लुएंस दोस सर्किट्स एंड इट विल बी एग्जिटिंग थ्रू अल्फा न्यूरॉन। अल्फा न्यूरॉन के थ्रू वो बाहर एग्जिट करेगा एंड जो भी मसल्स है उसको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करेगा इंस्पिरेटरी मसल्स को, विच इंक्लूड्स द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम वाली मसल्स है। So they are responsible for central respiratory activity and stimulation of integrator cells. Central respiratory activity क्या करती है? Have a property of rhythmic discharge of action potential to neurons of the spinal cord. Inspiratory signals is generated in a ramp-like manner called inspiratory ramp for about 2 seconds. So 2 seconds for inspiration, 3 seconds for expiration, total 5 seconds. So if you calculate the rate of rhythm, rate of respiration according to 5 seconds, what will be the rate of the respiration? 12 पंजे 60 होते हैं बेटा।
12 पंजे 60, तो 12 क्या है और 5 क्या है? खड़े हो पहले। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। x इंटू 5 इक्वल्स टू 60। नाउ x इज 60 अपॉन 5, x इक्वल्स टू 12, तो 12 पंजे 60। आज इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब ये कभी नहीं भूलेगा रेस्पिरेशन। 5 सेकंड की होती है, याद रखना। बैठ जाओ। कितनी देर का होता है एक्सपिरेशन? अरे तुम क्यों बोल रहे हो, उससे बात कर रहा हूं यार। इतनी एक्सपिरेशन इज फॉर, सो रहा है क्या तू बैठ के पीछे? सो ही रहा है और क्या। अभी तो बताया 2 सेकंड की इंस्पिरेशन, लिखा हुआ भी है सामने देख। ये तो टीवी भी लगा हुआ है सर पे। सर मैं तो अभी ख्याल हूँ, अभी तो पेपर दिया है, ऐसे कैसे आप इतनी जागती कर रहे हो? Please remember, the total respiration is 5 seconds, 2 seconds for inspiration, which is active, and 3 seconds for the expiration. So it comes around 12 breaths per second. Obviously per minute. Do you count heart rate by seconds? So these are the RAM signal. Again, I am highlighting this. These are the RAM signals. That's why this leads to steady increase in tidal volume instead of gasping. Gasping क्या होता है? What is gasping? Huh? Yes. Hunger for the air. Air को खाने की कोशिश करना. That is gasping. RAM signal will stop. ठीक है, ये तो हो गया. Then inspiratory off switch neurons. So I was talking about on switch and off switch. So now we are at off switch neurons. Firing of these neurons terminate the inspiratory ramp. Termination of inspiratory ramp leads to relaxation of inspiratory muscles and expiration follows passively. So no involvement of E neurons during the tidal volume. इंस्पिरेटरी स्विच को ऑन किया, उसके बाद इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच को ऑन किया, तो उसने ऑन स्विच को ऑफ कर दिया, एंड योर इंस्पिरेशन विल स्विच ऑफ एंड मसल्स विल रिलैक्स, which will lead to increase in the pressure inside the thoracic cage, and air travels from high pressure to low pressure towards the outside external environment. So it will occur passively. Now there is one more neuron we have discussed. Inspiratory I neuron पढ़ा था, उसके साथ में एक और न्यूरॉन लिखा हुआ था, इंटीग्रेटर न्यूरॉन. These integrator neuron basically integrate the activity from different parts of the body, and accordingly it will adjust the inspiratory activity. So it is present in DRG and it is known as R beta neuron. That was known as R alpha neuron. This is known as R beta neuron. Stimulated by again central inspiratory activity. They integrate all neural activity related to respiratory rhythm. जितने भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिग्नल आएंगे उनको सबको इंटीग्रेट करके स्टिमुलेट करेगा, एंड स्टिमुलेट इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन टर्मिनेटिंग द इंस्पिरेटरी रैम्प. जब इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी सिग्नल्स लगे, ऐसे भी रिसेप्टर लगे हुए हैं जो हमारे लंग्स के इन्फ्लेशन को बताता है. तो जब हमारे लंग के इन्फ्लेशन ज्यादा होने लग जाता है, मतलब कि लंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, वो भी हमें पता चलता है. हमारे अंदर सेंसर्स हैं इससे रिलेटेड, तो वो सेंसर्स सिग्नल भेजेंगे टू द इंटीग्रेटर स्विच, एंड इंटीग्रेटर स्विच विल मॉडिफाई द ऑफ स्विच एंड उसको ऑन करेगा, एंड दैट विल स्विच ऑफ द इंस्पिरेटरी ऑन स्विच आई न्यूरॉन. So there are I neuron. Another one is IOS, inspiratory off switch. Then there is integrator neurons. There are three neurons
in the DRG related to inspiration. Please write down, make a headline that we have 3 neurons and उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या है वो एरो से दिखाइए आप वहां पे, तीनों को डायरेक्शन में बनाइए एज ए ट्राइंगल and make a relation between each other, how they are influencing the activity of each other. क्या हुआ हीरो? है? तेरी शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ तू कहाँ है। प्रैक्टिकल कहाँ है तेरा आज? कहाँ है? मैथ में है, क्लिनिकल में है, बायोकेम में है या फिर कम्युनिटी पार्टी है? बैठ जा। चले आगे चले, बना लिए सबने? बेटा इंटीग्रेटर विल एक्टिवेट ऑफ स्विच। इंटीग्रेटर का जो एरो है वो ऑफ स्विच पे जाएगा भाई। ऑफ स्विच विल बी सेंडिंग एरो टू द okay, good, and I neurons will send signals to the integrator switch. तो इस तरह से चलेगा। और इंटीग्रेटर स्विच के पास में और भी एरोज बनाओ, उसके पास में सब जगह से सिग्नल आ रहे हैं, फ्रॉम बॉडी लिखो उसके ऊपर। उसमें उसके पास लंग्स के खुद के सिग्नल्स आ रहे हैं, लंग के इन्फ्लेशन हो रहा है, देयर आर रिसेप्टर्स विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, वो आगे आएगा, अपन देखेंगे अभी। देयर आर एक्सपिरेशन के भी होते हैं, डिफ्लेशन रिसेप्टर्स भी होते हैं, रिफ्लेक्स होता है पूरा उसके रिलेटेड। तो यहां पे देखो आ ही गया है, लिख ही लो आप तुम। एक्साइटेटरी इनपुट फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड वेगल एफर्ट, स्टिमुलेशन ऑफ इंटीग्रेटर न्यूरॉन, टर्मिनेट द रेस्पिरेशन। ये सब इसके लिए एक्साइटेटरी है, मतलब कि ये पॉजिटिव लिखना है इसके ऊपर, ये 3 लिख के इसके ऊपर पॉजिटिव लिखना। और मेडुलरी एपिन्यूस्टिक एंड इंस्पिरेशन इज प्रोलॉन्ग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना। दीज आर इनिबिटरी इनपुट, मतलब कि ये इनिबिट कर रहे हैं, मतलब वो स्विच जो है अभी ऑन रहेगा। इनिबिटरी इसके लिए रहेंगे, मतलब कि वो अभी काम नहीं करेगा इंटीग्रेटर जो स्विच है। एंड क्या हो, क्या मतलब समझा नहीं, बढ़ेगी ब्रीदिंग नहीं, एक्साइटेटरी जो है वो कट करेंगे, दे विल कट द एक्साइटेटरी इनपुट फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जितने भी एक्साइटेटरी हैं, स्टिमुलेशन ऑफ इंटीग्रेटर न्यूरॉन, टर्मिनेट द रेस्पिरेशन। देखो सिंपल एक चीज एक बार प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो, एवरीबडी प्लीज सी। जहां पे पॉजिटिव साइन होता है ना, बना ही लेती बेटा, तो वही तो बनवा रहा था। तो जहां पे पॉजिटिव साइन होता है, मतलब कि दैट इज सेंडिंग एक्साइटेटरी सिग्नल, तो वो स्टिमुलेट कर रहा है उस ऑर्गन को, उस न्यूक्लियस को बेसिकली, ठीक है। तो जहां जहां पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि कॉर्टेक्स से पॉजिटिव आ रहा है, वेगस से पॉजिटिव आ रहा है एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सारे के सारे इसके लिए फैसिलिटरी हैं, इसको इसका काम इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये कौन सा न्यूरॉन है? इंटीग्रेटर न्यूरॉन है। इंटीग्रेटर न्यूरॉन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच को स्टिमुलेट करेगा। ये यहां से जा रहा है स्टिमुलेटर, इट विल स्टिमुलेट द, अगर इसके ऊपर जितने पॉजिटिव आ रहे हैं वो पॉजिटिव रहेंगे तो ये आईओएस को स्टिमुलेट करेगा, और आईओएस स्टिमुलेट होगा तो वो सीआईए को बंद करेगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा। तो यहां से इसके पास पॉजिटिव आएगा और यहां से इसके पास नेगेटिव जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सारे हैं एपिन्यूस्टिक, मेडुलरी, लंग और लंग से जो सिग्नल्स आने वाले हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। दे विल बी डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटर न्यूरॉन। अब इंटीग्रेटर न्यूरॉन अगर डिक्रीज हो रहा है एक्टिविटी में, तो ये आगे आईओएस को सिग्नल कम भेजेगा तो आईओएस भी कम स्टिमुलेट होगा,
तो ऑब्वियसली वो आईओएस सीआईए को भी कम भेजेगा सिग्नल, तो रेस्पिरेशन विल, इंस्पिरेटरी जो रिदम है वो चलती रहेगी। अंडरस्टूड? तो पॉजिटिव लिखा है मतलब कि वो उस न्यूरॉन के लिए है, नॉट द सीआईए डायरेक्टली। उसका देखो फिर आगे वाले पे उसका क्या असर है वो देखो। अगर पॉजिटिव है तो वो आगे वाले को स्टिमुलेट करेगा, अगर नेगेटिव है खुद के ऊपर तो वो आगे वाले को कम स्टिमुलेट करेगा। और वो आगे जैसे कि हमारा आईओएस है, आईओएस को कम स्टिमुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आईओएस का खुद का जो फंक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। जो उसका फंक्शन है रोकना, ऑफ स्विच, दैट इज अ ऑफ स्विच, तो ऑफ नहीं कर पाएगा वो इतनी जल्दी, धीरे धीरे ऑफ करेगा। तो प्रोलोंगेशन करना है तो वी हैव टू पुट ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंटीग्रेटर स्विच, और अगर हमें जल्दी बंद करनी है रेस्पिरेशन तो हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना पड़ेगा टू द इंटीग्रेटर, ताकि वो आगे आईओएस को पॉजिटिव स्टिमुलेशन दे और वो फिर सीआईए को नेगेटिव करे। Now we have ventral group of nucleus. We have discussed DRG. Now we have ventral group of nucleus containing both inspiratory and expiratory. यहाँ पे अब दोनों न्यूरॉन आ जाते हैं, inspiratory and expiratory, and it get involved when we have demand above the tidal volume. एक्स्ट्रा डिमांड हो तब ये हमारे काम आएंगे। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस है, caudal part of the VRG, axons innervate spinal motor neuron supplying the muscles of expiration, जैसे कि इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड अब्डोमिनल मसल्स। हमने पढ़ा था एक्सपिरेटरी मसल्स के अंदर इन मसल्स का नाम, और इनको ये न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस के थ्रू स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा वहां पे है इंटरमीडिएट पार्ट विच इज नोन एज न्यूक्लियस पैराएम्बिगुअस, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन। तो ई न्यूरॉन भी आ गया। ई न्यूरॉन हमारा न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस वाले पार्ट में है, एंड हमारा जो आई न्यूरॉन है इट इज इन न्यूक्लियस पैराएम्बिगुअस पार्ट। So it has both I and E neurons. अब इसका एक थर्ड पार्ट है, दिस इज नोन एज रोस्ट्रल पार्ट ऑफ VRG. So we have caudal part, then we have intermediate part, and then we have rostral part. Contains E neuron again, controlling the activity of pharyngeal and laryngeal muscles which relax during the expiration. And there will be reciprocal innervation of इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन। तो एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा, रेसिप्रोकल इनहिबिशन चलेगा। इसके अलावा वी हैव पोंटाइन सेंटर विच इज नोन एज एपिनेस्टिक सेंटर एंड निमोटैक्सिक सेंटर। वी हैव टू काइंड ऑफ सेंटर। एपिनेस्टिक सेंटर क्या काम करता है? सबसे पहले देखो, एपिनेसिस इज प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग, जहां ब्रीदिंग रुक नहीं रही है, एंड यू हैव लॉन्ग ब्रीदिंग, so that is known as एपिन्यूएसिस। तो इसको जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज नोन एज एपिन्यूएस्टिक सेंटर। लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ पोन्स, बायलेटरली होता है, इट इनहिबिट्स इंटीग्रेटर न्यूरॉन। अभी अपन ने देखा ये क्या करता है, इंटीग्रेटर न्यूरॉन को बंद करता है। इंटीग्रेटर न्यूरॉन एक्साइट आईओएस न्यूरॉन्स, तो वो नहीं हो पाएगा। इनडायरेक्टली एपिनेस्टिक सेंटर एक्साइट द सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी, तो रेस्पिरेशन लंबा चलना चाहिए। You can see here this is epinestic center which is having negative impact here, ठीक है। इसके कारण से this will be less inhibited, so it will be inhibiting it, less stimulated, so it will be inhibiting it less, so this will work uninhibitedly, लंबा चलेगा CIA का काम। So that is the purpose of epinuesis or epinestic center. Similarly we have pneumotaxic center which cuts the respiration, so it will put positive influence on this our integrator neuron. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मतलब ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये स्टिमुलेट अगर इंटीग्रेटर न्यूरॉन को करेगा तो इंटीग्रेटर न्यूरॉन विल स्टिमुलेट द ऑफ स्विच, तो ऑफ स्विच अपना काम ज्यादा करेगा, तो इट विल स्टॉप रेस्पिरेशन वेरी क्विकली। So that is the function of pneumotaxic center. So we have two centers in the pons, epinestic and pneumotaxic. Hence it causes prolonged inspiration required tidal volume.
So epinestic center is under the inhibition of vagus input from the lungs and pneumotaxic center. अब pneumotaxic center इसके ऊपर है, वो इसको inhibit कर सकता है. Cutting of both vagus nerve along with the section between the pneumotaxic center and epinestic center result in epinestic breathing. Because अब epinestic center जो है सारे inhibition से free हो चुका है. उसके ऊपर दो inhibition है, one is vagal, another is pneumotaxic. बेटा तुम्हें नहीं पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सीट पे कांटे हैं तुम्हारी? तो why are you dancing? But it feels like you are dancing. मेरी जगह आके देखो, मैं बैठता हूँ वहां पे. नहीं कोई जरूरत, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस, अगर थक गए हो, नहीं ऑब्वियसली यार एग्जाम दिया, मेरी हमदर्दी, आप जा सकते हो. रोल नंबर अपने ही पन्ने पे लिख के, पन्ना आगे देके वो भैया को चले जाओ. जबरदस्ती क्यों अपने आप को वो कर रही हो? टॉर्चर मत करो अपने आप को. और किसी को लेके जाना है साथ में तो ले भी जा सकती हो. अगर हम वेगस को काट और हम लोग सेक्शन में आते, क्योंकि एपिनेस्टिक सेंटर इसके ऊपर है, अबव द, सॉरी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज अबव द एपिनेस्टिक सेंटर. तो एक सेक्शन हमने किया जो कि ब्रेन के अंदर पोन्स के अंदर सेक्शन किया, जिसके अंदर हमने एपिनेस्टिक न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हटा दिया. नाउ वी हैव ओनली एपिनेस्टिक सेंटर एंड इट डजंट हैव एनी इनहिबिशन फ्रॉम द वेगस आल्सो. तो पूरी की पूरी ब्रीदिंग क्या होगी, वो लंबी चलने लग जाएगी and it becomes epinestic breathing, which is known as section at mid-pontine. तो mid-pontine section करने से आपका epinestic center चला गया और उसकी तरफ से कोई इनहिबिशन नहीं आएगा. साथ साथ में आपने वेगस भी बायलैटरली काट दिए, तो दो ही पॉइंट थे, वेगल इनपुट एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दोनों हट गए. तो ब्रीदिंग विल बी अनइनहिबिटेड, इट विल गो ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर सिर्फ बायलैटरल वेगोटॉमी करी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज स्टिल देयर. ठीक है, लोकेटेड बायलैटरली इन अपर पार्ट ऑफ द पोन्स, also is a part of nucleus parabrachialis. It inhibits epinestic center, limit the duration of inspiration, indirectly control the respiratory rate. बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चली जाए. Understood the meaning of the purpose of pneumotaxic center, purpose of epinestic center, and the other parts DRG, VRG. This is the neural control of respiration. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, बहुत बार आता है, और अगर आप जितना पढ़ा है उतना लिख दोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स. इनपुट मॉडिफाइड द रेस्पिरेशन. अब बहुत सारी चीजें होती है जो रेगुलेट और भी करती हैं साइड से. टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द बॉडी अंडर द वेरियस कंडीशंस, to cope up the CO2 demand, to remove the CO2, to regulate the H plus concentration, मतलब pH of the body, and to maintain the body temperature. All these things will give the inputs to modify the respiration. Please write down. So whenever CO2 is built up in body, respiration will increase, because I just told you that this is a very good stimulator of respiration. अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कुछ लंबे टाइम तक आप सिर्फ हाइपर वेंटिलेट करते रहिए. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आप रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाओगे. आपकी रेस्पिरेशन होल्ट हो जाएगी अपने आप. आप चाहे अपने दिमाग से सोच रहे हो, दम लगाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे. हाइपर वेंटिलेट कैसे करते हैं पता है? कैसे करते बताओ? गहरी गहरी सांसें लो, बार बार गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो लगातार, रुकना नहीं है बीच में. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रेस्पिरेशन अपने आप रुक जाएगा आपका. मरोगे नहीं, ध्यान रख, ऐसे चिंता मत करना तो रेस्पिरेशन रुक गया, अरे मर गया. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वॉश्ड आउट ऑल CO2, and once the CO2 is washed out, no, there is no signal for the respiration, there is no stimulation for respiration. So respiration will stop for some time, and then again CO2 will build up and it will start again.
So we have inputs from higher centers, peripheral receptors, and chemoreceptors. Higher center we have voluntary control. Respiratory muscles are voluntary muscles, जैसे अपन ने बात करी थी. नियोकॉर्टेक्स से निकलता है, बाईपास मेडुलरी सेंटर, इनिवेट डायरेक्टली टू द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन. अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर ही जाएगा ये भी. सप्लाइंग द मसल ऑफ रेस्पिरेशन. सच कंट्रोल इज डन ड्यूरिंग टॉकिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, breath holding, and voluntary hyperventilation, etc. This can be asked. Give example of what control. This is already written in your book. लिखने की जरूरत नहीं है, but you have to remember कि book जब पढ़ रहे हो तो क्या चीज पे emphasis देना है आपको. लिम्बिक कंट्रोल सिस्टम. लिम्बिक क्या रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू इमोशंस. डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, जिसमें पेन हो सकता है, फियर हो सकता है, रेज, एक्साइटमेंट, अदर चीजें, डेथ हो, तो सब में ब्रीदिंग चेंज होती है. स्ट्रक्चर ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेशन थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ना इनपुट फ्रॉम पेरिफेरल रिसेप्टर्स. मैंने आपको बोला था रिसेप्टर्स आएंगे, कुछ पेरिफेरी वाले आएंगे, तो लंग्स के रिसेप्टर्स हैं. सो दैट रिस्पॉन्स, मैंने आपको बोला था एक रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि लंग्स अगर बहुत ज्यादा फूलने लग जाए तो अपने आप रेस्पिरेशन को बंद कर देता है. दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज हेरिंग ब्यूरर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स. इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन रिफ्लेक्स. हेरिंग ब्यूरर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स विच प्रिवेंट्स लंग फ्रॉम बस्टिंग. बहुत ज्यादा ना ले ले तो एल्वोलाई फटने लगेंगे. और जो डिफ्लेशन रिफ्लेक्स होता है, इट विल प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई. उल्टा. तो दोनों कंडीशन में इनिशिएट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग. एंड इसकी नर्व जो है वो है वेगस नर्व, जो सिग्नल ले जाएगी, इनिबिट द पोंटोमेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसका नाम है एपिनेस्टिक सेंटर, एंड डज नॉट रेगुलेट द. क्योंकि टाइडल में कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो टाइडल के टाइम में ये क्यों होगा? रिफ्लेक्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन रेबिट्स. क्योंकि हमारा जो रिब केज है वो ऑलरेडी लंग्स को आगे, उससे ज्यादा आगे एक्सपेंड होने में रोक लेता है, तो हमारे में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस रिफ्लेक्स की, तो इट इज वीकर. बट इन रैबिट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. देन देयर इज अ डिफ्लेशन रिफ्लेक्स विच इज जस्ट अपोजिट टू द इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स. प्रिवेंट एल्वोलर कोलैप्स ड्यूरिंग द डिफ्लेशन. एफरेंट नर्व इज अगेन वेगस. So what is a नर्व, वो याद रखना जरूरी है यहाँ पे. रिफ्लेक्स का नाम क्या है, वो क्या करता है और कौन सी कंडीशन में करता है और कैसे करता है, उसका फायदा क्या है. उसका फायदा एक में है कि बस्टिंग ऑफ लंग्स रोकेगा, दूसरे में कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई रोकेगा. एंड इट इज मोर प्रोमिनेंट इन रैबिट्स. नाउ वी हैव J receptors. So we are talking about peripheral receptor. So one of receptor is J receptor. J receptor is discovered by our Indian scientist whose name is Avtar Singh Pental, A.S. Pental. So 1954 में इन्होंने किया था, and it is known as juxtapulmonary capillary receptor. Juxtapulmonary capillary receptor. ये अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि लंग्स के इस जक्स्टा कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज के पास में रहते हैं. लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट ऑफ द लंग. जो गैप है जहां पे एल्वोलाइज के बीच में, वहां पे रहते हैं, वहीं पे कैपिलरीज से मिलते हैं. कैपिलरीज भी वहीं होती हैं, लिप्टी होती हैं एल्वोलाई के चारों तरफ, और वहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस होती है. तो एडिमा होगा तो कहाँ होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होता है. तो ये जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, जैसे ही एडिमा होगा ये सेंस कर लेंगे. एंड एडिमा क्यों होता है? क्योंकि व्हेनेवर यू आर गोइंग, अगर आप मान लो कि पल्मोनरी जो प्रेशर है बेसिकली वो अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा. एंड हाइड्रोस्टैटिक इज वन ऑफ द प्रेशर विच पुशेस द फ्लूइड आउटसाइड. कैपिलरी से बाहर की साइड भेजेगा वो. और जो ऑन्कोटिक प्रेशर है
वो कैपिलरी के अंदर लेता है फ्लूइड को वापस. So you have two pressure. One is hydrostatic pressure, another is oncotic pressure. Oncotic pressure is due to different proteins. So it will try to suck the fluid inside. And hydrostatic pressure is similar to, जैसा किसी भी मैंने बताया था पहले भी आपको, बॉटल के अंदर पानी है तो इट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ बॉटल. Similarly, our blood will execute hydrostatic pressure on the capillary walls. So it will try to push the things outside. तो fluid बाहर आने की कोशिश करेगा. अब जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हो, प्रेशर विल इंक्रीज, पल्मोनरी प्रेशर विल इंक्रीज एंड इट विल ट्राई टू पुश द फ्लूइड आउटसाइड. तो इडीमा होने लगेगा और स्टिल उस टाइम पे आप एक्सर्ट कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है एंड रेस्पिरेशन कम है वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन कम है वहां पे, पतली हो गई हवा. सुना होगा ना, हवा पतली हो जाती है तो बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग. सो यू आर हैविंग ऑलरेडी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यू आर पुटिंग मोर प्रेशर, मोर एक्सर्शन, and that will increase the pulmonary pressure and it will increase the edema. So it is very important at that point of time कि हम सर ना पकड़े प्लीज. झिला दिया सर आपने. So at that time interstitial fluid will start increasing because of edema and these nerve endings will be stimulated and they will cut the respiration. Because और respiration तो कट करेगा, साथ साथ में it will produce a systemic response और आपको ऐसा लगेगा कि सडन फटीग हो गया आपको, तो आप जहां हो वहीं के वहीं बैठ जाओगे, आगे बढ़ोगे नहीं. तो आप बैठ गए तो क्या हुआ, आपका सारा का सारा प्रेशर डाउन, pulmonary pressure down and your alveolar edema will decrease. अदरवाइज तुम क्या करोगे, नहीं यार थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाता हूँ, थोड़ी सी ट्रैकिंग करने जाते हैं, ऐसे करने जाते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा देखा जाता है. तो वेयर देयर इट विल बी वेरी यूजफुल. So sensitive to increase in content of interstitial compartment between stimulated during pulmonary congestion, edema, pneumonia, embolism, pulmonary, chemicals like phenyl. देख क्वेश्चन आता है इससे. अब अगर ये स्टिमुलेट हो जाता है तो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस एपनिया फॉलोड बाय हाइपरवेंटिलेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल विच इज नोन एज फटीग, सडन फटीग. एंड सडन हाइपरवेंटिलेशन विल प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजनेशन इनसाइड द बॉडी. एंड ब्रेडिकार्डिया हार्ट की रेट को डिक्रीज करेगा ताकि जो एल्वुलर प्रेशर है वो जो पल्मोनरी प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है पल्मोनरी आर्टरी में वो डिक्रीज हो. अदर रिफ्लेक्सेस आर कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स, ये सारे भी होते हैं. अब कफ होता है तो आपका अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है. कफ क्या होता है, खांसी, स्नीजिंग इज छींक एंड डिग्लूटेशन जो आप खाना खाते हो उस वक्त जो सांस बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसोफेगस खुल जाती है और लैरिंक्स वाला पार्ट बंद हो जाता है, तो जो भी फूड या वाटर है वो सीधा इसोफेगस में जाएगा. तो उतनी देर के लिए वो एपनिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्लूटेशन एपनिया, मतलब रेस्पिरेशन रुक जाता है बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ लैरिंक्स. तो दैट इज नोन एज डिग्लूटेशन एपनिया. स्नीजिंग में इसी तरह से अलग तरह की चीज होती है कि हाइपर वेंटिलेट करते हैं पहले, डीप इंस्पिरेशन, एंड जो एक्सपिरेशन होता है दैट इज थ्रू द नोज, एंड कफ के अंदर क्या होता है दैट इज थ्रू द माउथ. ये डिफरेंस है स्नीजिंग एंड कफिंग के अंदर. तो स्नीजिंग का पर्पज क्या होता है, बेसिकली जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज और इस एरिया के अंदर कोई अगर चीज है, कोई फॉरेन बॉडी है या फॉरेन इरिटेटिंग थिंग है, जो भी है वो बाहर आ जाए, तो हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं देन फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ में प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं. प्रोप्रियोसेप्टर्स आर द जॉइंट्स
अलग अलग जॉइंट्स। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में हमारी पोजीशन क्या है। आप आंख बंद करके भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को पहचान सकते हो। सब लोग एक बार आंख बंद करके अपनी नोज को टच करो दोनों हाथ से। आंख बंद कर लो, पहले हाथ सीधे करो, आंख बंद करो, एंड देन टच योर नोज विदाउट लुकिंग एट इट। हाथ सीधे करो पहले, डू लाइक दिस। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करो। नाउ डू इट रिपीटेडली। मजा आ रहा है। सोचो मैं देख रहा हूं तुम लोगों को ऐसे करते हुए, मजा किसको आ रहा होगा। So this is known as proprioception because we have sense of each and every part of the body कि वो हमारे environment में surrounding में कहाँ है। So that is known as proprioception। और जब आप कोई exertion activity करने लगते हो तो उससे पहले आपके joints जो है वो respiratory system को signal भेज देते हैं कि now you have to increase the respiration because something is happening and the rate of respiration will be required more।